जय हिंद साथियों, मैं हर्ष कुमार आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQ GK में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं गुप्त वंश के बारे में। तो फ्रेंड, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैंने आपके लिए इस वीडियो में गुप्त वंश से जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न उत्तर हो सकते थे वो कवर किया है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न के पास। तो पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक जो था फ्रेंड, वो था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जी जो थे वो गुप्त वंश के संस्थापक थे, यानी गुप्त वंश की स्थापना उन्होंने की थी। तो गुप्त वंश की जो स्थापना है श्रीगुप्त ने 227 से लेके 300 ईस्वी में किया था, यानी इसी बीच में कहीं पे किया था। इसका दूसरा शासक जो हुआ वो घटोत्कच था, जो कि 300 से लेके 320 ईस्वी तक घटोत्कच शासन किया, यानी ये घटोत्कच भी गुप्त वंश का ही शासक था। अगला प्रश्न है कि गुप्त किसके सामंत थे? गुप्तास जो थे वो सामंत थे फ्रेंड कुषाणों के। गुप्त कुषाणों के सामंत थे। तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था फ्रेंड वो तो था श्रीगुप्त, लेकिन कुषाण वंश के जो संस्थापक थे वो थे कुजुल कान फिसेस। तो आप इसे याद रखिएगा, कुजुल कान फिसेस थे कनिष्क यानी कुषाण वंश के शासक। सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन था? तो सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक जो थे उनका नाम था कनिष्क। कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक नए वन युग की शुरुआत की, जिसे शाक्य सावंत के रूप से जाना जाता है। आज जो आप शाक संवत पढ़ते हैं वो शाक संवत ये कनिष्क द्वारा ही चालू किया गया था। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? तो वो गुप्त वंश का जो शासक था जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले पहले गुप्ता वंश के आदमी थे। अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश में ऐसे व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो गुप्त वंश के समय में भी बहुत सारे खगोल शास्त्री और महान वैज्ञानिक भी हुए हैं, गणितज्ञ भी हुए हैं। तो वो थे फ्रेंड आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो थे वो गुप्त काल के ही समय के थे, तो आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? यानी गुप्त शासक के दरबार में कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो ये बोली जाती थी संस्कृत। मुख्यतः संस्कृत बोली जाती थी गुप्ता के राज दरबार में। नेक्स्ट है, इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसे भारत का नेपोलियन कहा? तो ये कहा था फ्रेंड समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को इतिहासकार V.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? यानी जिस समय गुप्त वंश का शासक चल रहा था उस समय भारत में हुणों का आक्रमण हो रहा था। तो उस हुणों के आक्रमण को रोकने वाले जो थे वो थे स्कंदगुप्त। तो आप याद रखिएगा, ये स्कंदगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त वंश जो प्रसिद्ध था फ्रेंड वो था कला एवं साहित्य, स्थापत्य कला, यानी स्थापत्य और कला के क्षेत्र में ये बहुत ही प्रसिद्ध हुआ करते थे। आप जो आज देवी देवताओं की मूर्ति को देखा करते हैं ये गुप्ता के मतलब गुप्ता के पीरियड से ही चालू हुआ। उससे पहले किसी भी देवी या देवता की मूर्ति नहीं हुआ करती थी। हम लोग प्रकृति की पूजा किया करते थे। नेक्स्ट है, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? अजंता कलाकृति जो है वह मुख्यतः संबंधित है फ्रेंड गुप्त काल से। तो अजंता की कलाकृतियाँ मुख्यतः बनी थी गुप्ता के पीरियड में, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो कवि कालिदास जो ये थे जिनके बारे में आप जानते ही होंगे कि कालिदास जी
तो ये जो कालिदास जी हुआ करते थे, ये हुआ करते थे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, उन्हीं के समय ये कालिदास हुआ करते थे। नेक्स्ट है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अजंता चित्रकारी जो है वह संबंधित है फ्रेंड बौद्ध धर्म से। अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारी की गई है वो बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकारी है। अगला प्रश्न बनता है, गुप्ता युग में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो गुप्ता पीरियड में फ्रेंड जो विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी वो किया गया था नालंदा विश्वविद्यालय का। तो आप इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ये जो एरन अभिलेख है इसका संबंध मुख्यतः भानुगुप्त से है। तो भानुगुप्त का संबंध एरन अभिलेख से है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान जो है वो आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। चंद्रगुप्त द्वितीय एक चंद्रगुप्त मौर्य है और ये गुप्ता वंश के हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये चंद्रगुप्त द्वितीय है जिसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, उसी के कार्यकाल में फाहियान आए थे भारत। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। तो जो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था वो कहा जाता है गुप्ता काल को। गुप्ता काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, आप इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, फाहियान कहाँ का निवासी था? जो फाहियान आया था भारत भ्रमण करने, भारत घूमने, वो कहाँ से आया था, वो निवासी कहाँ का था? तो फ्रेंड वो मुख्यतः निवासी था चीन का। तो आप इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, किस गुप्ताकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो गुप्ताकालीन शासक जो थे जो गीत भी गाया करते थे वो थे फ्रेंड समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो थे वो गुप्ता पीरियड के थे और उसे कविराज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल के जो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे फ्रेंड वो थे भगवान विष्णु। भगवान विष्णु जो हैं वो गुप्ता काल के सर्वाधिक और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय देवता हुआ करते थे। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? तो ये गुप्ताकालीन शासन प्रणाली जो थी फ्रेंड यह थी राजतंत्रात्मक। यहाँ पे लोकतंत्रात्मक नहीं था, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी यहाँ पे। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्ता काल में हुआ? तो अजंता की जो गुफाएं हैं उसमें से गुफा नंबर 16, 17 और 19 ये जो गुफाएं हैं फ्रेंड, यह अजंता की जो गुफाएं 16, 17 और 19 है यह निर्माण हुआ है गुप्ता काल में। तो आप इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, गुप्त काल के सोने की मुद्रा को कहा जाता था, यानी गुप्ता काल में जो सोने की मुद्रा चला करती थी उसे कहा जाता था दिनार। अगला प्रश्न बनता है, गुप्त वंश के शासक अवधि क्या थी? यानी गुप्ता का जो शासन अवधि रहा वो कब से कब तक रहा था? तो ये रहा था 319 से लेके 500 ईस्वी पूर्व तक। 319 से लेके 500 ईस्वी तक गुप्ता का शासन रहा था। नेक्स्ट है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो जो सोने के सर्वाधिक सिक्के थे वो गुप्ता काल में ही जारी किए गए थे। तो आप ये इम्पॉर्टेंट रूप से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सती प्रथा का जो पहला उल्लेख मिलता है फ्रेंड यह मिलता है एरन अभिलेख में। एरन अभिलेख जो कि भानुगुप्त से संबंधित था, इसी में सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है। इससे पहले सती प्रथा का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है, इसलिए लोगों का मानना है कि सती प्रथा जो है यह गुप्ता पीरियड से ही चालू हुआ है। नेक्स्ट है, किस गुप्ता शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना माना जाता है? तो ये माना जाता है फ्रेंड कुमारगुप्त को। कुमारगुप्त गुप्ता
प्रथम जो थे कुमारगुप्त प्रथम, उसे नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना है। तो आप इसे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो ये मंदिर निर्माण की कला का जो जन्म हुआ फ्रेंड, यह भी भारत में गुप्ता काल में ही हुआ था। मंदिर निर्माण कहे या मूर्ति कला का निर्माण कहे, लगभग सारे के सारे निर्माण शैली जो है ना, लगभग में ये सभी गुप्ता के पीरियड में हुए थे। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो इन्होंने धारण किया था फ्रेंड, शाकों के उन्मूलन करने के बाद, गुप्त शासन पर बैठने के बाद, चांदी के सिक्के जारी करने के बाद। तो सही आंसर फ्रेंड उपयुक्त डी यानी सभी, इसीलिए इसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। मैंने आपको पीछे बताया था कि गुप्त काल के सर्वाधिक प्रिय देवता थे फ्रेंड विष्णु। भगवान विष्णु जो थे वो गुप्त काल के सर्वाधिक प्रिय देवता थे। नेक्स्ट है, महरौली किला जो कि दिल्ली में स्थित है, लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो महरौली जो कि दिल्ली में है, वहाँ पे एक लौह स्तंभ रखा हुआ है, उसका जो निर्माण है यह किया गया था 4th सदी ईस्वी में। नेक्स्ट है, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फो कुआओ की में निम्नलिखित में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो बौद्ध के राज्यों को मिलता है, गौतम बुद्ध के उपदेशों के बारे में मिलता है, बौद्ध मंदिरों स्तूपों विहारों का मिलता है, लेकिन बौद्ध के सिद्धांतों का नहीं मिलता। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, गुप्त स्थापित कला का सर्वोत्कृष्ट निम्न में से कौन से मंदिर से है? यानी कि गुप्त कला के समय बना हुआ सबसे प्रमुख मंदिर कौन है जो कि अभी तक स्थित है? तो वह है फ्रेंड देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो ये गुप्ता काल के समय बना था और ये उस समय का सर्वश्रेष्ठ मंदिर हुआ करता था। अगला प्रश्न है, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिक युग क्यों कहा गया है? तो गुप्त काल को भारत का क्लासिक युग इसलिए कहा गया है क्योंकि कला व साहित्य क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, मतलब यहाँ पे कला और साहित्य जो है अपने चरम सीमा पे था, इसलिए इसे क्लासिक युग कहा गया है। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो सारनाथ के धमेक स्तूप का जो निर्माण है यह भी गुप्त काल में ही किया गया था। नेक्स्ट है, बाल विवाह का प्रारंभ कब हुआ था? यानी बाल विवाह की प्रथा आरंभ जो हुई थी वो हुई थी फ्रेंड गुप्ता के काल में। तो बाल विवाह और सती प्रथा ये दोनों गुप्ता काल में ही उत्पन्न हुआ था। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ प्राप्त हुआ है? तो गुप्तकालीन सिक्कों का जो सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ है फ्रेंड वो हुआ है बयाना भरतपुर में। नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो फ्रेंड मैंने इसका उत्तर आपको पीछे दिया है, तो आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला एवं साहित्य का महा केंद्र कौन सा था? मतलब महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? तो वो था फ्रेंड उज्जैन जो कि आज मध्य प्रदेश में स्थित है। महाकालेश्वर के नाम से यहाँ पे एक प्रमुख मंदिर है जो महाकालेश्वर के नाम से जाना जाता है। वही उज्जैन जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कला, विद्या, साहित्य का बहुत बड़ा केंद्र था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? यानी सिक्कों पे बीणा बजाते हुए कौन से शासक का चित्र बना हुआ है? तो ये बना हुआ है फ्रेंड समुद्रगुप्त का। नेक्स्ट है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसे गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो वो विद्वान थे फ्रेंड आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जी जो थे वो पहले विद्वान थे जिसने गणित को एक पृथक विषय यानी अलग विषय की मान्यता प्रदान की थी। नेक्स्ट है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की, तो वो थे फ्रेंड
चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता था। तो फ्रेंड, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।